गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब परिश्रम कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक है ना, ये जो समास है, तो समास जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा समास किस में है, कौन सा समास के नियम किस में चेंज हो जाते हैं। यानी जो समास के भेद है वो आपस में मिक्स कर देते हैं, उसके नियम उसमें हो जाते हैं। तो इसके लिए आज हमने सभी समास को एक साथ, समास के जो भेद है, समास के जितने भी भेद हैं वो सारे हमने एक साथ यहाँ पे इसमें बनाया, तालिका बनाई है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इसमें एक साथ यहाँ से यहाँ तक 101% समास समझ जाओ। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि एकदम ध्यान से 1 से लेके लास्ट तक आपको मेरे साथ यहाँ यानी आपको देखना पड़ेगा, यानी वीडियो आपको 1 से लास्ट पॉइंट तक समझना पड़ेगा। अगर आपने 1 मिनट भी 1 सेकंड भी स्किप कर दिया तो आप फिर उस पॉइंट से वंचित हो सकते हो। इसलिए सबसे पहले तो यूं ही आपको सरल भाषा में, सहज भाषा में वीडियोज़ मिलते रहे, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास और भी नए नए सरल भाषा में जो वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो अब हम जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो है समास। तो देखिए, समास को हम क्या करते हैं, यहाँ से जो शब्द है वहाँ से चलते हैं। शब्द जो समास जो शब्द है वो लिखा हुआ है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट तक 100% आप आज समास समझ जाओगे और फिर आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। अगर होगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसी को अगेन एंड अगेन फिर से आपको इसी को अध्ययन करना है, जिससे आप कभी भी जीवन में किसी भी परीक्षा में समास को गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। फर्स्ट पॉइंट है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शब्द, ये समास जो लिखा हुआ ना, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका है संक्षेप, छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। संक्षेप, छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण किसका शाब्दिक अर्थ है, समास का। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप भी बोल सकते हैं, छोटा रूप भी बोल सकते हैं, संक्षिप्तीकरण भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं समास की परिभाषा। अब देखिए, परिभाषा में क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, प्यारे बच्चों, इसमें जो आप समास की जो परिभाषा है उसमें और ये जो संधि की परिभाषा है उसमें क्या गलती करते हो। देखिए, संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का, और समास में किसका मेल होता है, शब्दों का। किसका मेल होता है, शब्दों का। तो इसमें सबसे पहले तो हमें यही ध्यान देना है यहाँ से कि समास में शब्दों का मेल होता है। 2 या 2 से अधिक, यानी 2 तो होने होने, 2 से अधिक भी शब्द हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए, कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए, तभी वो समास है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है, सार्थक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं, समास। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्लियर हो गया। हम 1 बाय 1 कौन एकदम पॉइंट वाइज समझते जा रहे हैं। आज के बाद आप कभी भी समास में गलत नहीं करोगे। तो शाब्दिक अर्थ क्लियर हो चुका है। फिर परिभाषा। अब परिभाषा, इसमें हमने 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो समास के भेद, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन कुल 6 भेद होते हैं, क्योंकि वो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। इसका भी हमने यहाँ अच्छे से लिखा है कि आपको पूछेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी 1000% समास का समाधान, सब कुछ सॉल्यूशन इसी के अंतर्गत है। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक समझ लिया तो आपको बने रहना पड़ेगा, कंप्लीटली वीडियो देखना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। क्लियर, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, अभी 6 तो बोल दिए।
अब ये 6 पॉइंट, अब हमें क्या करना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि कर्मधारय, कभी अव्ययीभाव समास, कभी तत्पुरुष समास, ऐसे नाम कभी कौन सा अव्यवस्थित तरीके से। तो आप हमेशा वर्णों से क्या करना है, वर्ण अनुसार इनको सबको लिखना है। कैसे वर्ण, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ण कौन सा, ए, फिर उसके बाद कौन सा आता है, क, फिर उसके बाद त, फिर द दोनों एक सा है, ये भी द है, ये भी द है, तो कोई सा भी लिख लो, पर जो यहाँ अभी रिवाइज कर रहे हो लास्ट तक वही रखना। पहले ये लिखो तो ये लिखो तो दिगु, लिखो तो दिगु। तो अब आप यही क्रम रख सकते हो। आपने दिगु समास, द्वंद्व समास और लास्ट में कौन सा, बहुब्री समास, यानी वर्णों के अनुसार। इससे क्या होगा, आप भूलोगे भी नहीं कौन सा भेद रहता है, कौन सा हम भूल गए, कौन सा लिख दिया, ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें एक फ़ायदा और है, इसमें एक ये समस्या का समाधान हो जाता है कि ऐसे हम कर्म से लिखेंगे ऐसे, तो क्या होगा कि यहाँ है तत्पुरुष, और तत्पुरुष के दो भेद कौन से हैं, कर्मधारय और दिगु। तो अब हमने इसको देखिए अपने आप ही सॉल्यूशन होता जाता है, सरल से कठिन की ओर जो सूत्र है हमारा, उससे अपने आप ही देखिए तत्पुरुष समास यहाँ इसके लेफ्ट और राइट, इसके दोनों भेद है। क्या है, तत्पुरुष के जो भेद है ना भेद, वो इसके लेफ्ट और राइट में लिखे हुए हैं। तो आपको ये भी साथ में हो गया ना समाधान कि तत्पुरुष के दो कौन से और भेद है, तो वो है कर्मधारय और दिगु समास। तो ये आप देख लेना कि इसके लेफ्ट में कौन सा, राइट में कौन सा है, वही इसके उपभेद है। लेकिन आपको ऐसे कर्म से याद लिखोगे तभी संभव है, अगर आपने द्वंद्व लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। तो आपको इसी कर्म को लिखना है, जब रिवाइज करो यही कर्म रखना है। दिगु पहले लिख लोगे, द्वंद्व बाद में लिखना, तो ये इसके उपभेद भी साथ में क्लियर हो गए। अब बात करते हैं 1 by 1 समास की। तो 1.2.3 और इनके 4 यहाँ तक समास क्लियर हो चुका है। देखिए हम चाहते तो समास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 तक पहुंचा सकते थे, लेकिन हमने इसीलिए यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण समास को एक साथ लाने का यही वजह है कि आप इसमें A to Z सब कुछ, जो भी इसकी प्रॉब्लम है, जो विभिन्नता है, जो समानता है, जो कुछ इनके बारे में जानकारी है, वो संपूर्ण जानकारी आपको एक साथ एक ही तालिका में एक ही बार में सब कुछ आपका क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो इसमें फर्स्ट जो वर्णों अनुसार हमने जो समास लिया था वो लिया था अव्ययी भाव समास। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास में किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए ये वह जो समास है जिसका पहला पद, अब एक और बात बता दूं, ये जो समास होता है ना इसमें कितने पद होते हैं, 2। अब 2 शब्द होते हैं ना, उन्हीं को ये पद बोल रहे हैं, अपन सरल भाषा में समझ रहे हैं। 2 शब्द जो है उन्हीं को पद कहते हैं। तो पहला जो शब्द लिखा उसको पूर्व पद, और बाद वाले शब्द को क्या बोलेंगे, उत्तर पद भी बोल सकते हैं और दूसरा पद भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर पद और पूर्व पद अगर हम नहीं ध्यान में रहा तो फिर भी हम रोंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि समास में 2 शब्द होते हैं, उनमें पहला लिखा हुआ जो शब्द है उसको पूर्व पद और बाद वाले शब्द को क्या बोलेंगे, उत्तर पद या दूसरा पद, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया, ये सब क्लियर हो ही चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास वह समास है जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययी हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी अव्यय कौन से होते हैं, जो लिंग, वचन, कारक और काल के द्वारा बदले नहीं जा सकते, वो कौन से होते हैं, अव्यय पद होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। तो इसमें क्या बताया है, अव्ययी भाव समास में हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कौन से, पूर्व पद में पूर्व पद अव्यय होना चाहिए, पूर्व पद उपसर्ग वाला होना चाहिए, या फिर जिस शब्द में पहले बे, यथा, प्रति, भर या आ शब्द आ जाए, या दोनों शब्द समान हो, शब्द से पहले उपसर्ग हो। अब सीधी सीधी भाषा में अव्ययी भाव समास में हमें 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में उपसर्ग होना चाहिए, हो सकता है, होना चाहिए जरूरी नहीं है, उपसर्ग हो सकता है, अव्यय हो सकता है, या फिर शब्द रिपीट हो सकते हैं, शब्दों की आवृत्ति हो सकती है। जैसे शब्दों की आवृत्ति होना यानी वही शब्द फिर से लिखे जाना। अब जैसे रातों रात, तो यहाँ रातों रात में शब्द आवृत्ति हो रही है ना, रिपीट हो रहा है। यथा शक्ति, यथा क्या है, अव्यय, तो यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। बेअसर, भर पेट,
प्रतिदिन, ये क्या लगे हुए हैं, भरपेट, बेअसर, ये है सब उपसर्ग। प्रत्येक, प्रति एक, हर एक, प्रतिदिन, हर दिन, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, दिनों दिन, हर दिन। तो ये दिनों दिन यानी, तो ये भी रिपीट हो गया शब्द, आवृत्ति हो गया इसमें, किसकी, दिनों दिन में शब्द, और इसमें रातों रात में। आमरण, हाथों हाथ, ये शब्द रिपीट है, आमरण में ये उपसर्ग लगा हुआ है। घर घर, ये भी शब्द आवृत्ति हुई है, आवृत्ति यानी रिपीट होना। यथा संभव, बेअसर, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजीवन, जीवन भर। तो ये देखिए अव्ययी भाव समास। तो समास की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो हमने एक साथ लाने की ये भी वजह है कि हम देखेंगे कि जो विशेषता अव्ययी भाव समास की है वो इनमें से किसी की भी नहीं मिलेगी आपको, और जो कर्मधारय की है वो भी इनमें से किसी की नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जो ये समास के भेद हैं आपस में किसी के जो नियम है आपस में मिलने वाले नहीं है, लेकिन ये कब संभव है, जब आप इसको एक साथ सबको समझ लो तब, कि मुख्य मुख्य बातें कौन सी है जिनको हमें ध्यान रखना है। तो 1 पॉइंट यहाँ हो चुके हैं। अब अव्ययी भाव समास में हमें केवल 3 नियमों का ध्यान रखना है। पहला पद अव्यय हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, या शब्द की आवृत्ति या रिपीट हो सकते हैं, वो समान शब्द वापिस आ सकता है। तो ये विशेष रूप से ये जो नियम है वो ओनली केवल किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास में मिलेंगे हमें। तो ये हो चुका है। अब देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय वर्ण से हम चल ही रहे हैं, तो ये आपने पहले ही लिख चुके हो सब। अब है कर्मधारय समास में क्या है, वह समास जिसमें एक पद क्या होता है, विशेषण, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए परिभाषा आना भी जरूरी है, क्योंकि हमें अनकम्प्लीट कुछ भी करना, अपूर्ण किसी काम का नहीं है। कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो हमें एक भी अगर हम अच्छे से नियम से समझ लेंगे तो सब समझ सकते हैं। तो इसमें परिभाषा समझना जरूरी है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता उसके बारे में बताई जाती है वो विशेषण। अब देखिए विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब सीधी सीधी बात ये रखना है, कर्मधारय समास में जिसमें विशेषण और विशेष्य उपमान और उपमेय हो वो केवल व केवल कौन सा समास है, कर्मधारय समास होता है। अब हम सीधे अपनी लैंग्वेज में याद रखने के लिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, जिस समास में किसी के बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में उसकी विशेषता बताई जाती है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, कैसी भी विशेषता हो वो बताई जाती है। विशेषता केवल किस में बताई जाती है, कर्मधारय समास में ही बताई जाती है। तो ये हम माइंड में रख सकते हैं। जैसे नील कमल, अब ये नील कमल, अब ये भी साथ में ध्यान रखना है, ये है समास और समास विग्रह, ये समास विग्रह है, इसको अलग करके लिख दो, विग्रह। नील कमल, कमल कैसा है, नीला, नीला है जो कमल। अब इसमें विशेष्य कौन सा है, इसमें विशेष्य है कमल, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की, और कमल की क्या विशेषता बताई जा रही है, नीला। कमल कैसा है, नीला, तो इसमें विशेष्य है कमल और विशेषण है नीला। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन यानी आसमान, अंबर, तो अंबर वस्त्र भी होता है लेकिन यहाँ हम आसमान ही लेंगे। तो गगन क्या है यहाँ, विशेष्य, और नीला है विशेषण। चंद्रमुख, अब इसमें चंद्रमुख में उपमान और उपमेय है, तो इसमें उपमान क्या है, चांद, चंद्र, और उपमेय क्या है, मुख, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, गुणों की समानता के कारण मुख किसके समान है, सुंदर, चंद्रमा के समान। तो इसमें मुख है उपमेय और उपमान है चंद्र। महावीर, महान है जो वीर, वीर है महान, वीर कैसा है, महान है, यानी विशेषता, किस पे ध्यान देना, विशेषता। किसी के बारे में कैसे भी हो उसके बारे में जो विशेषता है बताई जाती है वो कर्मधारय समास में बताया जाता है। अब महान वीर यानी महावीर बताया जा रहा है ना, वीर कैसा है, महान है। महापुरुष, पुरुष मनुष्य कैसा है, महान है। तो ये हमें विशेष रूप से ये संपूर्ण ध्यान देना, कितना सरल है एकदम। देखिए आप
आज के बाद में आपको कभी भी समास कठिन लगेगा भी नहीं। बस आपको ये तालिका अच्छे से बना लेना आप भी, और 1 से लास्ट तक ध्यानपूर्वक संपूर्ण वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, समझना होगा, अध्ययन करना है, ताकि जीवन में कभी भी आपको समास से संबंधित कोई परेशानी ना आए। तो इसमें विशेषता, जिसमें विशेषण विशेष्य हो, उपमान उपमेय हो और किसी की भी विशेषता बताई जाती है, वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास में ही ऐसा मिलेगा। अब थर्ड पॉइंट है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की अपनी एक अलग ही विशेषता है। देखिए, जो इन दोनों से, इन सब से अलग है, और ये आपस में सभी समास के भेद अलग है एक दूसरे के। वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ये भी पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कौन से समास का दूसरा पद या उत्तर पद भी बोल सकते हैं प्रधान होता है, तो वो कौन सा? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसमें कैसे पहचान करेंगे? इसमें क्या होगा? कारक की विभक्ति चिन्ह मिलेंगे हमें। अब कैसे मिलेंगे? देखो, कारक जिसमें, अब इसके लिए आपको एक और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वो कौन सी? कारक की जो तालिका होती है ना, कर्ता ने कर्म को कर्णशय के द्वारा संप्रदान, अपादान, संबंध, ये भी याद करने पड़ेंगे। अब ये तो आपने कारक याद कर लिए। अब कारक की तालिका याद है तो उसमें फर्स्ट और लास्ट रिमूव कर दो। बचे हुए कौन से? द्वितीय से सप्तमी विभक्ति के कारक चिन्ह इसमें मिलेंगे आपको। द्वितीय कर्म से लेके अधिकरण सप्तमी तक आपको क्या मिलेंगे? कारक चिन्ह मिलेंगे। वो जिस को भी शब्द को आप विग्रह करोगे, अलग करोगे, तो जिसमें कारक चिन्ह मिले वो समास केवल व केवल कौन सा समास मिलेगा आपको? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ही मिलेगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा? कारक चिन्ह मिलेंगे। और कौन से? द्वितीय से सप्तमी तक, कर्म से सप्तमी अधिकरण तक मिलेंगे। तो आपको तालिका याद करनी पड़ेगी इसके लिए, ताकि कारक चिन्हों में कोई प्रॉब्लम ना हो। पाठशाला, देखिए पाठशाला, पाठ के लिए शाला, के लिए को, संबंध का के की अधिकरण में होते हैं ना, और उसमें संप्रदान, कौन सा इसमें? संप्रदान, के लिए को, के लिए को भी आता है, के लिए और को। तो ये यानी ऐसे जब आपको कारक चिन्ह होंगे तो आप तुरंत पहचान लोगे। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह है समास और समास विग्रह। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, अधिकरण में, पे, पर, इसमें अधिकरण है कारक चिन्ह। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो ये भी देखिए कितना, इसमें 2 पॉइंटों का ध्यान रखना है। कारक चिन्ह आएंगे और उत्तर पद प्रधान होगा। ये विशेषता किसकी है? केवल तत्पुरुष समास की। अब देख लीजिए, इसमें कुछ अलग विशेषता है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तीनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग है, और इतने सरल है कि आपको आज के बाद में इतना अच्छा लगेगा ये समास, कि ये लगेगा कि ये समास इतना आसान है, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा आप बोलोगे। और पर इसके लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक वीडियो देखना होगा, शेयर भी करना, आपके और दोस्त है वो भी इसका अच्छा उपयोग कर, अच्छा उसका अध्ययन कर सके, समझ सके, उनकी भी समस्या का समाधान हो जाए। तो अब देखिए हम 4th पॉइंट, दिग्गु लिखना, ध्यान रखना, तत्पुरुष के बाद में दिग्गु लिखना, फिर द्वंद्व लिखना, क्योंकि दिग्गु लिखोगे तो लेफ्ट और राइट वाला ये जो लिखा हुआ है ये तत्पुरुष के उपभेद है, तत्पुरुष के भेद है ये दोनों। तो ये भी आपका साथ साथ में काम हो जाएगा कि तत्पुरुष के लेफ्ट राइट वाले इसके क्या है? भेद है। पूछ ही ले तत्पुरुष के कौन से और भेद में है समास? तो दिग्गु समास और कर्मधारय समास। ये भी आपकी समस्या का समाधान साथ में हो जाएगा। अब दिग्गु समास, इसमें क्या है? ये भी बहुत ही आसान है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा समूह का बोध होता है। यानी हमें 2 बातों का ध्यान देना है दिग्गु समास में, कि पूर्व पद, पहला पद यानी पहला शब्द क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, लेकिन संख्यावाची 1 या 2 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3, कम से कम 3 या फिर ज़्यादा, 3 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें काउंटिंग भी होना चाहिए, यानी संख्यावाची भी होना चाहिए, और समूह का भाव भी होना जरूरी है, तभी वो दिग्गु समास हो सकता है। अब हिंदी में एक वचन, 2 बहुवचन में आता है, एक वचन और बहुवचन ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कम से कम काउंटिंग में 3 तो होना ही होना चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तभी वो दिग्गु समास माना जाएगा। तो अब सीधी सरल भाषा में हम समझ लेते हैं कि दिग्गु समास में पहला शब्द जो होगा वो संख्यावाची होगा, और उसमें ग्रुप यानी समूह है का बोध होगा, पता चलेगा।
देखिए नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। रत्न कितने हैं? 9। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह है। तो 9 यानी काउंटिंग है, और 9 यानी एक नहीं है, 2 नहीं, पूरे 9 यानी समूह है। नवग्रह है, ग्रहों का समूह है। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है। त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह है। देखिए कितना आसान है। और इसी में यहाँ से लेके यहाँ तक सारा समास आपकी 100% श्योर हो जाता है। आप भी ऐसी तालिका बना लीजिए, और ऐसे नहीं दिखे तो आप इसको ऐसे और जूम करके अपनी ऐसे उसमें देख लेना, और अपनी आप भी नोटबुक में लिख लेना। और भी हम अलग से नोट्स भी सेंड करेंगे, तब वैसे भी देख सकते हो, लेकिन पहले भी आप स्वयं बना सकते हो अपनी स्वयं के रिवाइज के लिए, ताकि आपको और ज़्यादा बारीकी से क्लियर हो जाए। द्वंद्व समास क्या है? देखिए द्वंद्व, अब इसमें कैसे करेंगे? द्वंद्व है ना, दोनों इक्वल है ना, तो इसे हम क्या समझेंगे? देखिए इसी में सारा समाधान हो जाएगा। आप देखना 101% यही आज समास क्लियर होने वाला है आज आपका। पर बीच में छोड़ के मतलब आप कंटिन्यू बने रहना, साथ में पढ़ना, तभी संभव है ये। द्वंद्व समास यानी इसमें देखो द्वय द्वय दोनों एक समान है, तो इसे हम क्या समझेंगे? इसे ये समझेंगे कि द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों पद ही प्रधान होते हैं, समान नहीं होते हैं कभी भी, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसमें दोनों पद ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में। इक्वल है ना, तो इससे हम ये ट्रिक ले लेंगे कि इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब देखिए परिभाषा से समझ लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर, विग्रह यानी उन शब्दों को अलग अलग करने पर और या अथवा लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में इसमें क्या क्या मिलेगा हमें? इसमें 2 शब्द मिलेंगे, दोनों के बीच में योजक होगा। अगर योजक को हटाएंगे तो और या अथवा लगेगा, ये हमें 2 बातें मिलेगी। दूसरी बात, ये जो शब्द है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के विलोम होंगे। 2 ही बातों का ध्यान रखना है। अगर योजक लगा हुआ है और योजक नहीं है और या अथवा है तो भी वही है, क्योंकि ये विग्रह है। और इसमें दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? विलोम होंगे, अपोजिट होंगे, ध्यान रखना। योजक और या अथवा और एक दूसरे के अपोजिट, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है ये। दोनों पदों की प्रधानता होती है, योजक चिन्ह लगा रहता है, विलोम शब्दों का जोड़ा आता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। खाना पीना, भाई बहन, तो भाई और बहन। दाल और रोटी, लाभ और हानि, लाभ या हानि। माता पिता, माता और पिता। धर्म अधर्म और धर्म। अब देखिए यहाँ योजक चिन्ह है, योजक नहीं है तो और है। कितना आसान है, देख लीजिए, आपको पता ही नहीं चला यहाँ तक समास जो अभी तक आपकी कितनी क्लिष्ट बना हुआ था, कितना कठिन बना हुआ था, हम 5th नंबर पे पहुँच गए हैं और आप यहाँ तक साथ साथ समझते जा रहे हो। और जो भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि परीक्षा अभी बहुत ही अपने पास में आपके, और सभी को इसका लाभ पहुँच सके। एक साथ समाधान है यहाँ तक, क्योंकि हम इसको अलग अलग लिखते तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं समझ पाते। इसको ये समझते तब तक ये समझते ये भूल जाते, क्या समानता है क्या असमानता है, किन बात इसमें क्या बात में ध्यान रखना है। इस तालिका से देखिए कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके उपभेद भी हो रहे हैं, वर्णानुसार लिखेंगे तो कुछ छूटेगा भी नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज, सब कुछ यहीं पे। तो देखिए द्वंद्व समास में क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में है सबसे लास्ट वाला, कौन सा? बहुब्रीहि समास। अब इसी से हम एक कदम आगे बढ़ते हैं इस आधार पे। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं ना, तो इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। इसमें प्रधान होते हैं दोनों, इसके विरुद्ध ऑपोजिट हम इसमें समझ लेंगे कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें दोनों प्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देखिए वह समास जिसके दोनों पद अप्रधान हो, यानी कोई भी प्रधान नहीं हो, दोनों पद मिलकर, दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद मिलके एक अन्य अर्थ निकाले, एक अन्य अर्थ निकाले, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए दशानन, देखिए 10 है आनंद मुख, आनंद यानी मुख, आनंद यानी मुख, 10 यानी 10, 10 मुख है जिनके। कौन? रावण है, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, ये समास है और ये विग्रह है। समास और विग्रह दोनों साथ साथ में। देखिए नीलकंठ, नीले है कंठ जिनके, शिव अर्थात शिव जी।
लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, श्री गणेश जी। और वीणा पाणी, इसमें वीणा पाणी भी, तो वीणा पाणी, पाणी यानी हाथ, वीणा यानी वीणा, तो जिनके हाथों में क्या है, वीणा, माता सरस्वती, जो अभी आने वाले हैं ना उनका पर्व है, जो सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और माता रानी से, माँ सरस्वती से, भगवती से प्रार्थना करना कि सब स्वस्थ रहे, सब पढ़ने में सभी बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छा आप अपना अध्ययन कर सके, आगे भी करते रहें। अब देखिए ये समास हमने यहाँ से यहाँ तक कितने आसानी से सब कुछ समझ लिया। तो इसमें देखिए एक बार फिर से हम सरसरी नज़र से, सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ होता है समास का शाब्दिक अर्थ, संक्षेप या छोटा रूप, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में परिभाषा, थर्ड पॉइंट में भेद, भेद यानी काउंटिंग में 6, फोर्थ पॉइंट में इनके नाम, फिफ्थ पॉइंट में उनकी परिभाषा, 6 पॉइंट में हो गया इनके एग्जाम्पल, और ये इसके उपभेद हो गए 7 पॉइंट में। 7 पॉइंटों में सब कुछ समास क्लियर हो जाता है, जो किसी भी परीक्षा में कभी भी पूछे, कितने % कैसे भी घुमा के बता दे, आप इसमें कभी भी भूलोगे नहीं। लेकिन आपको ये कर्म यही रखना होगा, नहीं तो अव्यवस्थित कर दिया, अगर आपने दिगु की जगह द्वंद्व लिख दिया और फिर इसके उपभेद मान लिए तो गलत हो सकता है। यही कर्म रखना है वर्णों के अनुसार, फिर आपका अपने आप समस्या का समाधान होता चला जाएगा। और आपको हमने बहुत ही सरलता से, सहजता से समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। और आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे ही सरल सहज भाषा में आपको अध्ययन करने का अवसर मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम पास में है, संक्षिप्त में उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और नोटबुक ज़रूर पास में रखा करो और लिख लिख के याद करा करो बच्चे। लिख लिख के याद करने से क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, तब तो क्या करते हो, बहुत सारा लिखते रहते हो, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो आप लिखना छोड़ देते हो, और फिर आपका लिखित वर्क भी कंप्लीट लिख नहीं पाते हो। आपकी जो लिखने का जो है, जो कर्म है, वो भी अव्यवस्थित हो जाता है, जो क्षमता है लिखने की वो बहुत ही स्लो हो जाती है। इसलिए आप अपने पास नोटबुक और पेन जब भी अध्ययन करें साथ में रखें और उनको लिख लिख के पॉइंटों को याद करें, और आपका, ताकि अच्छे से आप लिखित वर्क है आपका समय पे अटेम्प्ट संपूर्ण पेपर हो सके, क्योंकि संपूर्ण पेपर अटेम्प्ट करना है तभी तो उनमें से आपकी मार्किंग का मूल्यांकन होगा। इसलिए क्या करना है, आपको नोट्स पे आपको तालिका बना के लिख लिख के ज़रूर अध्ययन करना है। और हमने आपको बहुत ही सरलता से, सहजता से, बोधगम्य में पढ़ाने का अध्ययन किया है और अच्छे से समझ में आया हुआ। वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए थैंक यू सो मच।